कि जो हमारी करंट होती है दैट करंट डिपेंड्स अपॉन योर फायरिंग एंगल। ये कैसे होता है? बिकॉज अवर करंट, हमने देखा दैट अवर करंट इज इक्वल टू वी एम इंटू बी टी सी आर एल्फा। ये बी टी सी आर क्या है? दिस इज द ससेप्टेंस ऑफ टी सी आर। और ये जो बी टी सी आर एल्फा किसके बराबर आ रहा था? 1/ओमेगा एल, 1 माइनस 2 एल्फा अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन पाई साइन 2 एल्फा। 1/ओमेगा एल हमारा होता है बी मैक्स के बराबर। तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन ये आ गया। तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए ये वाली थी। इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन और जो हमारा TCR है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, which is the source voltage Vs. So at alpha equal to 90 degrees, at alpha equal to 90 degrees, अगर आप अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज पे अपने थायरिस्टर T1 को फायर करोगे और यहां पर आप T2 को फायर करोगे, हमारे पास क्या होती है? हमें एक साइनोसाइडल करंट मिलती है जो कि कंटिन्यूअस इन नेचर होती है। ऐसे अगर हम वही चीज यहां से देखें बाय लुकिंग एट द ससेप्टेंस, क्या होता है? अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री जो हमारी ससेप्टेंस होती है, दिस इज मैक्सिमम। एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज, जब आप अपने टीसीआर को फायर करते हो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्या हो रहा है? आपका जो ससेप्टेंस है दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम ससेप्टेंस है तो करंट जो होती है हमारी दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। So at alpha equal to 90 degrees, the susceptance of your TCR, it is maximum. Since susceptance is maximum, so current drawn is also maximum. जो आपकी करंट ड्रॉन मैक्सिमम है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका TCR है, TCR is absorbing maximum reactive power. So at alpha equal to 90 degrees, the susceptance is maximum, the current is maximum. तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आपका फायरिंग एंगल होता है 90 डिग्रीज के बराबर, क्योंकि करंट आपकी तब मैक्सिमम होती है, ससेप्टेंस आपकी मैक्सिमम है, तो जो आपका टीसीआर है इट विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। इसके बाद हमने और केसेस देखे थे फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो व्हेन योर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हम क्या देखते हैं? जो आपकी ससेप्टेंस है दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। So when your susceptance start decreasing, जो आपकी करंट होती है it also starts decreasing. अब क्या हो रहा है? जो आपका TCR है it absorbs lesser reactive power. आप अल्फा को 180 डिग्री कर दो तो यहां पर हम क्या देखेंगे? जो आपकी ससेप्टेंस है इट बिकम्स इक्वल टू 0। जो ससेप्टेंस ही नहीं है तो कोई भी करंट यहां से फ्लो करेगी नहीं, सो योर करंट विल बिकम 0। और जो आपका टीसीआर है इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। So it will absorb no reactive power. तो हमारे पहला केस क्या था? When your alpha is equal to 90 degree, at alpha equal to 90 degree, the susceptance is maximum. Susceptance maximum है तो current maximum होगी। तो ये current draw कर रहा है when that is maximum, so your
दैट रिएक्टिव पावर दैट यूर एब्जॉर्बिंग इज मैक्सिमम। फिर आप अल्फा को बढ़ाओ, मेक इट ग्रेटर देन 90 डिग्री। हमने देखा कि करंट हमारी डिसकंटिन्यूस हो जाती है। डिसकंटिन्यूस क्यों होती है? क्योंकि जो ससेप्टेंस है इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जब ससेप्टेंस आपकी डिक्रीज होगी, करंट डिक्रीज हो जाएगी। करंट डिक्रीज होगी, सो योर टीसीआर विल एब्जॉर्ब लेसर रिएक्टिव पावर। एंड एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ससेप्टेंस आपकी जीरो होती है, so at that time no current will be allowed, your current will be zero and TCR it will be disconnected from the system, कि कोई भी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा हमने एक, जब हमने, अगर आप अपने प्रीवियस नोट्स देखोगे, वहां पर हमने एक चीज देखी थी, कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल, अभी जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ये सब क्या है? इन टर्म्स ऑफ अल्फा, फायरिंग एंगल। अब हम क्या चाहते हैं कि यही जो हमारे ये फॉर्मूलाज हैं हम निकालें, बट इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एंगल। इसमें भी सब एक चीज का ख्याल रखना, हो सकता है जब आप इस पे अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री डालोगे, आप देखोगे कि आपको वैल्यूज नहीं आ रही। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम जो भी अपना ये एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसमें क्या देख रहे हैं, हमारा जो सोर्स वोल्टेज है दैट इज एट यहाँ 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं। जो बुक्स होती हैं दे स्टार्ट फ्रॉम, वो मैक्सिमम से पहले ही ले लेते हैं सोर्स वोल्टेज, और फिर दिखाते हैं सबकी करंट राइज हो रही। तो वो चीज इधर पे आप देख लेना कि बुक्स क्या करेंगी, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, फिर वो 0 डिग्री इधर पे पुट करेंगे, तब जाके इनको ये सब वैल्यूज आते हैं। क्योंकि हम फेज शिफ्ट यहाँ पर लेते हैं ऑफ, हम पहले ही हम वोल्टेज अपनी 0 से स्टार्ट करते हैं, ये पहले ही आपकी जो होती है वोल्टेज इट इज एट पीक। तो अकॉर्डिंगली आप इस ये जो फॉर्मूलाज है उसमें ये वैल्यूज पुट कर देना। हम क्या चाह रहे हैं, अब जो हमारा फॉर्मूलाज है वो आ जाए इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एंगल। प्रीवियसली हमने जो नोट्स, अगर आप पहले वाले देखोगे तो वहां पर बेटर डायग्राम है, आप अपने नोट्स को उधर पे कंसल्ट कर लो। ये आपका केस आ रहा था फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये आपकी वोल्टेज है, सिंस योर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हमारे पास आती है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ये जो एंगल है हमारा, दिस इज द कंडक्शन एंगल। जो हमने ऊपर एनालिसिस किए थे, जो हमें ये करंट का वैल्यू मिला है, I1 alpha equal to Vm upon omega L 1 minus 2 alpha upon pi minus 1 upon pi sin 2 alpha। तो हम चाह रहे हैं कि यही इक्वेशन हमें मिले, बट इन टर्म्स ऑफ दिस कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल क्या है? आपने इस पोजीशन पे ने T1 को फायर किया, तो क्या करेगा, चार्ज करेगा इंडक्टर और फिर एनर्जी रिलीज करेगा। इतने पोर्शन में क्या होगा, हमारा जो पीसीआर है इट विल कंडक्ट। सो VL विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको प्लॉट करें, यहाँ पे हमें ऐसे VL मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर हमें ऐसी वोल्टेजेस मिलेंगी। दिस इज VL। ये जो एंगल है हमारा, दिस इज डेल्टा। तो अगर आप यहाँ पर एनालाइज करोगे ये डेल्टा किसके बराबर है, सो अगर आप इसको एनालाइज करोगे, दिस डेल्टा, आप यहाँ पे देखोगे 2 अल्फा प्लस दिस कंडक्शन एंगल सिग्मा, ये आता है इक्वल टू पाई। अगर आप यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमारा वी टुक अल्फा इक्वल टू 120 डिग्रीज। सो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है दिस इज अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक आपका जो ये करंट है इट इज राइजिंग, और नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। तो जो आपका सिग्मा है यहाँ पे वो कितना है, 60 डिग्रीज। ठीक है,
उसके बाद अगर आप आगे ये एंगल देखोगे, ये भी अल्फा के बराबर है। तो अगर आप देखोगे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो कितना आ रहा है? 120 120 240 प्लस 60। एक सेकंड, चलो ये मैं आगे देख लेता हूँ। जो हमारा ये 2 अल्फा प्लस सिग्मा है, 2 अल्फा ट्वाइस अल्फा प्लस सिग्मा, ये बराबर होता है इक्वल टू पाई के। यहां से हम सिग्मा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर सिग्मा विल बी इक्वल टू, या फिर हमारा अल्फा जो होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू पाई माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2। हमने सिंपली क्या किया, हमने अल्फा का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, और अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा पहले हम यहां पर पुट करेंगे, बाद में उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेट मी कॉपी दिस। जब आप अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, हमारे पास क्या मिलेगा, we will get BTCR, the susceptance, in terms of conduction angle, and this will be equal to BM 1 minus 2, अल्फा की जगह पे ये वाला वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, पाई माइनस सिग्मा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1 अपॉन पाई साइन ऑफ 2, अल्फा की जगह पे पाई माइनस सिग्मा अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे, सो BTCR विल बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एंगल, दिस विल बी इक्वल टू BM 1 minus 2 by pi into pi by 2 plus 2 by pi into delta by 2 minus 1 upon sine of pi minus sigma। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 and this 2 will be cancelled out।
सो हमारे पास BTCR का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एंगल डेल्टा, दिस विल बी इक्वल टू BM, जहां पर हमारे पास ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, वी आर ओनली लेफ्ट विद सिग्मा माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन ऑफ पाई माइनस डेल्टा विल बी इक्वल टू साइन डेल्टा, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय दिस पाई। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एंगल। यहां से हमारी करंट किसके बराबर आएगी, our current will be equal to Vm into BTCR सिग्मा। ये जो हमारे पास फॉर्मूला थी, अब इस फॉर्मूला में हमने BTCR अल्फा की जगह पे क्या कर दिया है, सिग्मा वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए, कंडक्शन एंगल वाले वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। सो हियर I1 in terms of conduction angle will be equal to Vm into BTCR delta। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी करंट है इट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्शन एंगल, और ये जो करंट है किस पे डिपेंड करती है, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस भी किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द कंडक्शन एंगल। सो अगर आपका कंडक्शन एंगल मैक्सिमम है तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी ससेप्टेंस भी मैक्सिमम होगी, ससेप्टेंस मैक्सिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगी तो आपका जो TCR है इट विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। और जब आप क्या करते हो, आप अपने डेल्टा को, आपका जब डेल्टा डिक्रीज हो जाता है, व्हेन योर कंडक्शन एंगल डिक्रीजेस, उस टाइम पे क्या होता है, आप देखते हो कि जो ससेप्टेंस होती है, ससेप्टेंस आल्सो डिक्रीजेस, ससेप्टेंस जैसे ही डिक्रीज होती है, आपकी जो करंट होती है इट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज हो जाएगी तो नाउ TCR will absorb lesser reactive power। अगर आप इन दोनों को आप देखना चाहोगे, जब आपका अल्फा होता है इक्वल टू 90 डिग्री, एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री जो हमारा कंडक्शन एंगल होता है, कंडक्शन एंगल इज मैक्सिमम। एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्रीज जो हमारा एक कंडक्शन एंगल है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री के टाइम पे कंडक्शन एंगल हमारा 0 है, तो जो ससेप्टेंस होती है दैट इज मिनिमम, मिनिमम का 0 हो जाती है। अगर आपकी ससेप्टेंस मैक्सिमम है तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट है ऑफ द लैगिंग करंट दैट यू आर ड्राइंग दैट इज आल्सो मैक्सिमम। एंड हियर जो आपकी करंट होती है फंडामेंटल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने सेम एनालिसिस किया बट इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन एंगल। इसमें हमने क्या देखा कि जब हम अल्फा को इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड 90 डिग्रीज तो हमारे पास क्या आता था, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो एक और चीज जो हमने देखी थी, फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री जो हमारा TCR है इट ड्रॉज हार्मोनिक्स।
टीसीआर क्या कर रहा है, जब हमारा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड होता है तो टीसीआर होता है, व्हाट इट डज इज इट ड्रॉस हार्मोनिक्स। तो आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ nth order harmonic current is, so that will, इसमें आपको पूरा जैसे हमने मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे उसमें हमने फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए निकाला, वैसे ही आप हार्मोनिक के लिए भी निकाल सकते हो। सो वहां पर जो आपकी इक्वेशन आएगी दैट विल बी योर आई एन अल्फा विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल 4 by pi sin alpha cos of n alpha minus n cos alpha sin n alpha divided by n into n square minus 1। तो जो आपका आपके हार्मोनिक्स हैं, तो जब उनका एनालिसिस करोगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ nth ऑर्डर हार्मोनिक करंट्स विल बी दिस, where your n is equal to 2k plus 1 and your k is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. So your n will be equal to 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. Odd harmonics present नहीं होते हैं। तो अगर हम इसी चीज को प्लॉट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए ग्राफ, तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आएगा। This is alpha, this is percentage TCR current। पे आपका अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्रीज, 120, 130, 140, 150, 160, 170 and 180 degrees. This is 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, this will be 100. This is 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and 100%। आप मुझे चैट में बताओ when your alpha will be equal to 90 degree, जब हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट होता है वो कितना होगा? Will it be 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100%? तो आप मुझे चैट में बताओ। जब हमारा अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, करेक्ट, जैसे ने बोला कि उस टाइम पे जो हमारी फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 100%। और एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट वो कितना होगा? दैट विल बी 0। तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट है ये कुछ ऐसे चेंज होता है, जैसे जैसे आप अल्फा को बढ़ाते हो योर करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये ऐसे चेंज होता है। थोड़ा सा बेटर बनाता हूं मैं। ये ऐसे चेंज होगा।
सिमिलरली जो आपके हार्मोनिक कंपन, पहले आपकी करंट मैक्सिमम थी एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो करंट है आपकी, जैसे जैसे आप अल्फा को बढ़ाते हो कि करंट डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, एंड फाइनली एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री जो आपकी करंट होती है दैट बिकम्स जीरो। जीरो मतलब योर टीसीआर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। नाउ जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं इन द सिस्टम, एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री जो हमारी करंट होती है दैट इज साइनोसॉइडल एंड नो हार्मोनिक्स आर जनरेटेड और एब्जॉर्ब्ड। तो एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री कोई भी हार्मोनिक एब्जॉर्ब नहीं करता, कोई भी हार्मोनिक जनरेट नहीं होते। सिमिलरली एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री जब करंट ही नहीं है, जब कोई करंट ही नहीं है तो कोई हार्मोनिक नहीं होगा। तो आपके हार्मोनिक्स कैसे चेंज होते हैं, जैसे आप अल्फा को बढ़ाओगे आपके हार्मोनिक्स ऐसे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। Then they start decreasing. Finally, at alpha equal to 180 degree, they become equal to 0. So this is the graph that shows your harmonics. I hope आपको ये चीज समझ आ गई होगी कैसे अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री फंडामेंटल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, और उसके बाद जैसे ही आप बढ़ाते हो, आप अल्फा को इंक्रीज करते हो, करंट हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। करंट जैसी हमारी डिक्रीज होती है, फाइनली एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री ये जीरो हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे फॉल करता है, फाइनली इट बिकम्स जीरो। जो आपके हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे बढ़ेंगे एंड देन दे आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड फाइनली दे आल्सो टेंड टू जीरो। तो देखो जो हमारा टीसीआर है, हम इसको हमेशा एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर जो है हमारा, जो सिस्टम की डिमांड होगी हमारे टीसीआर को उसी हिसाब से चलना होता है। सो वी कैन नॉट ऑलवेज ऑपरेट अवर टीसीआर एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। कभी क्या होता है, जैसे हमारे लोड की, जैसे हमारा डिमांड होगा सिस्टम का, वी हैव टू इंक्रीज अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे आप अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा, योर करंट विल बिकम डिसकंटिन्यूअस एंड योर करंट विल बी रिच इन हार्मोनिक। तो हार्मोनिक चेंजेस कैसे होती है वो हमने यहाँ पे देखी। तो देखो क्योंकि आपका जो टीसीआर है, योर टीसीआर इट इज ड्रॉइंग ए करंट दैट इज रिच इन हार्मोनिक्स। अब क्या हो रहा है, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए सिस्टम में अब क्या हो रहे हैं, हार्मोनिक्स आ रहे हैं। तो इन हार्मोनिक्स को अब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज फिल्टर्स। सो वी यूज filters to suppress these harmonics। तो अगर आप एसवीसी की डायग्राम देखोगे, वहां पर हमारे पास क्या था, एक टीसीआर था, टीसीआर के साथ में एक कैपेसिटर लगा होता है, और कैपेसिटर के साथ में ही हमारे फिल्टर्स लगे होते हैं। वो फिल्टर्स क्यों लगे होते हैं, टू एलिमिनेट दीज हार्मोनिक्स। क्योंकि हमने देखा फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री जो हमारा टीसीआर होता है, इट जनरेट्स हार्मोनिक्स। सो टू एलिमिनेट दीज हार्मोनिक्स वी नीड फिल्टर्स। तो ये फिल्टर को जब हम ट्यून करते हैं टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो उन हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। टीसीआर जो होता है इसमें पावर लॉस भी होता है। सो योर टीसीआर इट आल्सो रिजल्ट्स इन पावर लॉस। इसमें आपका पावर लॉस भी होगा। ये पावर लॉस क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे बाइडायरेक्शनल स्विचेस प्रेजेंट हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई होगा, जो स्विचेस होते हैं, स्विचिंग में हमारा कुछ ना कुछ स्विचिंग पावर लॉस हो ही जाता है। तो टीसीआर में हमारा पावर लॉस होता है, कहां पर होता है, इन द बाइडायरेक्शनल स्विचेस। बाइडायरेक्शनल स्विचेस कौन से हैं आपके, पेयर ऑफ एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स। सो हम क्या देख रहे हैं, देयर आर सम conduction losses in थायरिस्टर्स। ये लॉसेस कितने होते हैं, जो आपका पावर लॉस होता है, योर पावर लॉस, दिस इज 0.5 to 2% of total TCR rating।
और जो आपका इंडक्टर लगा हुआ है उसका क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर. सो द क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल इज 40 to 100. तो ये सब था अबाउट सिंगल फेज टीसीआर. लेकिन जनरली जब आप फील्ड में काम करोगे, वी डील विद ए थ्री फेज सिस्टम. जो हमारा सिस्टम होता है वो सिंगल फेज सिस्टम तो है नहीं. तो जब आप ट्रांसमिशन लाइन को देखते हो, वहां पर हमारा एक थ्री फेज सिस्टम होता है. तो ट्रांसमिशन लाइन में जनरली क्या हो रहा है, वी डोंट यूज ए सिंगल फेज टीसीआर बट वी यूज ए थ्री फेज टीसीआर. तो जो हम यूजुअली यूज करते हैं टीसीआर, दैट इज योर थ्री फेज टीसीआर. लेकिन देखो जो इक्वेशंस जो मैथमेटिकल हमने एनालिसिस किया है फॉर अ सिंगल फेज टीसीआर, इट इज आल्सो वैलिड फॉर थ्री फेज टीसीआर. जब आपने पावर सिस्टम पढ़ा होगा वहां पर हमारा थ्री फेज सिस्टम होता है. तो हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं ऑफ ए सिंगल फेज सिस्टम. वही इक्वेशंस वैलिड होती हैं फॉर थ्री फेज सिस्टम. वहां पर भी यहां पर भी क्या होगा, जब हम थ्री फेज टीसीआर पढ़ेंगे तो इन योर थ्री फेज टीसीआर I should write three phase six pulse TCR. यहां पर भी क्या होगा, जो आपकी करंट है दैट विल डिपेंड अपॉन द फायरिंग एंगल. और एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री जो ससेप्टेंस होगी दैट विल बी मैक्सिमम. सो करंट विल बी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम रिएक्टिव पावर विल बी absorbed. बट डिफरेंसेस कहां पर आ रही है थ्री फेज और सिंगल फेज टीसीआर में, जो मैथमेटिकल एनालिसिस इक्वेशंस दोनों के लिए वैलिड हैं. डिफरेंसेस आती हैं इन टर्म्स ऑफ जो हार्मोनिक्स हमारे जनरेट होते हैं. जो हमारा थ्री फेज सिक्स पल्स टीसीआर है, इट इज जनरली डेल्टा कनेक्टेड. इट इज जनरली डेल्टा कनेक्टेड. सो हाउ डज इट लुक लाइक, ऐसा आपका दिखता है.
line current IA, line current IB, line current IC. फेज करंट सबकी ऐसे फ्लो करेंगी, IAB, ICA and IBC. This is the schematic diagram of a 3-phase 6-pulse thyristor controlled reactor. तो यहां पर देखोगे कि ये जो इंडक्टर है इसको हमने स्प्लिट किया है, हम 2 इंडक्टर लगा रहे हैं अक्रॉस, हमने सिंपल एक L वैल्यू का इंडक्टर नहीं लगाया है. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्प्लिट आवर इंडक्टर in each phase. So we have L by 2 here, L by 2 here, and we have connected it across your anti-parallel thyristors. So inductor in each phase is split into 2 halves, one on each side of the anti-parallel connected thyristor pair. ये हम क्यों करते हैं? तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू फॉल्ट क्या हो जाएगा, अब सपोज यहां पर सिर्फ एक ही आपका ये लगा हुआ है इंडक्टर, कोई फॉल्ट आ जाएगी आपके इन टर्मिनल्स के बीच में, इस फॉल्ट की वजह से क्या होगा, फुल एसी वोल्टेज जो होगी इट विल अपीयर अक्रॉस योर थायरिस्टर वाल्व्स इन केस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट. तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा इंडक्टर है उस इंडक्टर को हम इसके दोनों साइड्स पे लगा देते हैं. तो अगर कोई फेज के बीच में फॉल्ट आ भी जाती है, अगर आपका जो ये आपका टीसीआर है, in case of a fault जो full AC वोल्टेज है it will not appear across the thyristor valves, कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, तो जो हमारा थायरिस्टर है it will be saved. So we have two inductances of value L by 2 and L by 2, तो क्या होगा, it will limit the शॉर्ट सर्किट करंट, और जो आपका ये है थायरिस्टर वाल्व्स हैं they will be saved. अगर आप एक इंडक्टर यूज करोगे तो इन टर्म्स अगर आपका कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाती है तो आपकी थायरिस्टर वाल्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं. सो टू प्रिवेंट दिस डैमेज हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडक्टर होता है वी स्प्लिट इट, तो हम क्या करेंगे, हाफ वैल्यू का इसके एक साइड पे लगाएंगे, हाफ वैल्यू का दूसरे साइड से लगाएंगे. दिस इज डन टू प्रोटेक्ट दीज थायरिस्टर वाल्व्स. देखो हमारे पास ये डेल्टा कनेक्टेड ही हमने क्यों यूज किया, वी कुड हैव यूज्ड ए स्टार कनेक्टेड टीसीआर, बट हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड है
अच्छा, आपके क्वेश्चन का मैं बाद में आंसर दूंगा, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, मैं आपको बाद में इसका आंसर दूंगा ये आया कैसे। So this is the schematic diagram of a three phase TCR. इसमें क्या होते हैं, हमारा जो इंडक्टर होते हैं, we split it into two halves and connect it across your thyristor. So this is done to protect these thyristor valves. In case of a short circuit fault, full AC voltage does not appear across these thyristors. इसकी वजह से क्या होगी, जलेंगे नहीं. So this is just to protect these thyristor valves. तो अब बात हो रही थी कि हमने क्यों डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर यूज किए. जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है, जब हम इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, इससे हमारे को एक एडवांटेज मिल जाती है. वो एडवांटेज क्या है, जो आपका डेल्टा कनेक्शन होता है, जो हमारे ट्रिपलन हार्मोनिक्स होते हैं, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड योर डेल्टा. जो आपकी लाइन करंट्स होती हैं, उसमें हमारा ट्रिपलन हार्मोनिक्स नहीं आते. सो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ डेल्टा कनेक्शन, it does not allow circulation of third and triplen harmonics, triplen harmonic currents into the transmission line. एडवांटेज क्या होता है अब डेल्टा कनेक्शन के, जो आपके थर्ड हार्मोनिक्स होते हैं, ट्रिपलन हार्मोनिक्स होते हैं, इट डज नॉट अलाउ देम टू सर्कुलेट इन द ट्रांसमिशन लाइन. ये जो आपके थर्ड हार्मोनिक्स और ट्रिपलन हार्मोनिक्स होते हैं, दे आर ट्रैप्ड इनसाइड द डेल्टा कनेक्शन. बस यहाँ पर फ्लो करेंगे, लेकिन लाइन करंट्स में आपको ये थर्ड हार्मोनिक्स और ट्रिपलन हार्मोनिक्स नहीं मिलेंगे. तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये जो हमारे थर्ड हार्मोनिक्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ थर्ड हार्मोनिक होते हैं, ये कैसे हमारे कैंसल आउट हो जाते हैं. सो वी कैन प्रूव दिस. सो इफ वी एनालाइज द थर्ड हार्मोनिक, अब यहां से देखो, थर्ड हार्मोनिक के लिए फेज करंट IAB 3 सिग्निफाई कर रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड हार्मोनिक. So this will be equal to I3. I3 is the maximum value of third harmonic current. This will be equal to I3 cos of 3 omega t plus phi 3. IBC will be equal to I3 cos of 3 omega t plus phi 3 minus 2 pi by 3. So I can write this as I3 cos of 3 को कॉमन ले लो. So you will be having ऐसे 3 ओमेगा टी माइनस 3. चेक.
बिकॉज दिस इज थर्ड हार्मोनिक, तो यहाँ पर भी इट विल बी 3. सो 3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी माइनस 2π/3 प्लस 5/3. ये जाएगा 3 ओमेगा टी माइनस 2π/3. 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा I3 cos ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस 5/3 माइनस 2π. Similarly, ICA3, this will be equal to I3 cos of 3 omega t plus 5/3 minus 3 4π/3. Similarly, जैसे यहाँ पर किया है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यार this will be equal to I3 cos of 3 omega t plus 5/3 minus 4π. तो यहाँ पर क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ, आपका 0 है, या आपका 2π है, या आपका 4π है. अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज पाई, दिस इज 2π, आप वापस इसी जगह पे आ गए. फिर से अब ऐसे घूमो 4π, अब वापस इसी जगह पे आ रहे हो. हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे तीनों, आपका ये IAB ले लो, IBC ले लो, ICA ले लो, इनका देखो मैक्सिमम वैल्यू भी सेम है. और अगर आप यहाँ पर भी देखो 3 ओमेगा टी प्लस 5/3, 3 ओमेगा टी प्लस 5/3, 3 ओमेगा टी प्लस 5/3, इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका जो फेज है वो भी सेम है. तो ये तीनों ऐसे आपके आ रहे हैं. दिस इज IAB, ये थर्ड हार्मोनिक्स आपके ऐसे आ रहे हैं, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स की तरह. IBC3 एंड ICA3, तो ये आपके तीनों ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे. तो हम क्या देख रहे हैं, जो आपकी तीनों करंट्स हैं, दे आर इन फेज, और ये कहां पर सर्कुलेट कर रहे हैं, इन द थायरिस्टर डेल्टा फॉर्मिंग जीरो सीक्वेंस सिस्टम. तो यहां से आप देखो व्हाट विल बी IA, दिस विल बी इक्वल टू IAB माइनस ICA3. सिमिलरली जो आपका IB होगा, आप इस सर्किट को सामने रखो, जो आपका IA है, दिस इज इक्वल टू IAB माइनस ICA. IA किसके बराबर होगा, IAB माइनस ICA. यही चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, IAB3, क्योंकि हम थर्ड हार्मोनिक की बात करें, माइनस ICA3. सिमिलरली IB3 विल बी इक्वल टू IBC, ये आपकी लाइन करंट्स है और ये आपकी फेज करंट्स है. अब हमने क्या देखा कि जो हमारे ट्रिपलन, जो हमारे थर्ड हार्मोनिक्स थे, इन तीनों का क्या है, ऑल द थ्री करंट्स, ये जो तीनों करंट्स हैं, दे आर इन फेज एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. सो ऑल थ्री करंट्स आर इन फेज, और ये कहां पर सर्कुलेट करती है, एंड दे सर्कुलेट इन थायरिस्टर. जब यहाँ पर आपके डेल्टा कनेक्शन इधर पे ये सर्कुलेट करती है, फॉर्मिंग ए जीरो सीक्वेंस सिस्टम. अब देखो IAB ICA के बराबर है, तो जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, लाइन करंट में क्या आ गया, वैल्यू 0. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ गया, 0. यहाँ पर भी वैल्यू 0 आ गया. ये क्यों हुआ, क्योंकि तीनों का क्या है, सेम फेज सेम मैग्नीट्यूड. दिस इज IAB3, दिस इज ICA3, दिस इज IBC3. तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, फेज भी सेम है, तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइन करंट्स में हमें क्या मिलता है, 0. यानी कोई भी जो आपका थर्ड हार्मोनिक है, जो थर्ड हार्मोनिक्स है, वो कहां पर फ्लो हो रहे हैं, वो इनसाइड द डेल्टा फ्लो कर सकते हैं, लेकिन लाइन इसको अलाउ नहीं करेंगी.
अगर आप और एनालिसिस करोगे तो नॉट ओनली थर्ड हार्मोनिक्स, लेकिन जितने भी ट्रिपलन हार्मोनिक्स हैं आपके, उन सब के लिए भी सेम थिंग फॉलोज। तो ट्रिपलन हार्मोनिक्स जितने भी हैं दे आर कैंसल्ड आउट। ट्रिपलन हार्मोनिक्स में भी सेम चीज होगी कि वो सिर्फ डेल्टा में फ्लो कर पाएंगे, लेकिन लाइंस में दे आर नॉट अलाउड, सो दे आर कैंसल्ड आउट इन लाइन करंट्स। लाइन करंट्स में ये आपके जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, सिर्फ कौन से आपकी जो आपकी ये हार्मोनिक्स है, कौन कौन से आपके हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाएंगे? ये सब हार्मोनिक्स आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। इसमें कौन कौन सा आपका आता है, इसको पुट कर लो। आपका थर्ड हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, 15th हार्मोनिक, 21, 27 एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके ट्रिपलन हार्मोनिक्स हैं वो सारे लाइन में फ्लो नहीं करेंगे। लाइन जो है आपकी वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? टू द ट्रांसमिशन लाइन। सो ट्रांसमिशन लाइन में आपको कोई भी ट्रिपलन हार्मोनिक नहीं मिलेगा। बट कौन से हार्मोनिक्स अभी भी आपके होंगे इन द सिस्टम? सो इट विल हैव नॉन ट्रिपलन हार्मोनिक्स। आपका 5th हार्मोनिक होगा, 7th हार्मोनिक होगा, 11th हार्मोनिक होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 25 होगा, 29 होगा एंड सो ऑन। तो जब हमने डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर यूज किया, हमने 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड टीसीआर यूज किए, एडवांटेज क्या मिली हमें? हार्मोनिक्स हमारे पहले क्या हो रहे थे, जब आप सिंगल फेज टीसीआर यूज करते थे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हमारे एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, तो ऑड हार्मोनिक्स भी नहीं, साथ में एक एडेड एडवांटेज क्या आ गई हमारी कि कोई भी ट्रिपलन हार्मोनिक नहीं है, थर्ड हार्मोनिक नहीं है आपके पास, 9th हार्मोनिक नहीं है, 15th हार्मोनिक नहीं है, ये सब आपके हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। कौन कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट है? 5th हार्मोनिक प्रेजेंट है, 7th हार्मोनिक प्रेजेंट है, 11th हार्मोनिक प्रेजेंट है, these all these non triplet harmonics are still present। इन सबको एलिमिनेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू यूज फिल्टर्स। देखो आपका थर्ड हार्मोनिक तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, आपका 5th हार्मोनिक प्रेजेंट है। ये जो डोमिनेंट हार्मोनिक्स हैं वो 5th हार्मोनिक है, 7th हार्मोनिक। और हार्मोनिक्स के साथ आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, एज वी गो अप जो आपके हायर जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज लो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फिल्टर आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल ट्यून फिल्टर हमें यूज करना पड़ेगा टू एलिमिनेट 5th हार्मोनिक। एक और सिंगल ट्यून फिल्टर हमें यूज करना पड़ेगा टू एलिमिनेट द 7th हार्मोनिक। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंगल ट्यून हाई पास फिल्टर हम यूज करेंगे टू एलिमिनेट हायर हार्मोनिक्स। इसके बाद जो भी है ये 11, 17 एंड सो ऑन, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाई पास फिल्टर यूज करेंगे। 5th हार्मोनिक के लिए आपको एक अलग से सिंगल ट्यून फिल्टर यूज करना है, 7th हार्मोनिक के लिए एक अलग से सिंगल ट्यून फिल्टर यूज करना है, एंड फॉर हायर हार्मोनिक्स हम क्या करेंगे, हाई पास फिल्टर यूज कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास हमें कितने फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट है? सो वी रिक्वायर 3 फिल्टर्स। देखो फिल्टर्स जितने ज्यादा होंगे कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और फिल्टर्स में भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो हमारा 3 फेज टीसीआर होता है, 3 फेज टीसीआर क्या करते हैं, एक तो ऑड हार्मोनिक्स होते नहीं है, इसके अलावा इट हेल्प्स अस इन एलिमिनेटिंग द थर्ड हार्मोनिक एंड ट्रिपलन हार्मोनिक्स। लेकिन अभी भी हमारे नॉन ट्रिपलन हार्मोनिक्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो डोमिनेंट हार्मोनिक्स कौन से होंगे अब इसमें? 5th हार्मोनिक एंड 7th हार्मोनिक। तो इसीलिए इसको सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर्स। 5th हार्मोनिक के लिए अलग से फिल्टर लगाना है, 7th हार्मोनिक के लिए अलग से फिल्टर लगाना है। तो जो हायर हार्मोनिक्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कम होता है, तो उनके लिए हम एक सिंगल ट्यून हाई पास फिल्टर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी तो हम देख रहे हैं 3 फेज 6 पल्स टीसीआर, तो हम आगे देखेंगे एक 12 पल्स टीसीआर के बारे में। आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अटेंडेंस ले लेता हूँ।
कीप कर सकते हो।